हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 का ईवीएस। ठीक है, और आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 1 में ईवीएस 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आए हैं ईवीएस का, और यहाँ से आपको निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से सीटेट का जितने भी प्रश्न होंगे, जैसे ईवीएस हुआ, हिंदी हुआ और मैथ हुआ और बाल विकास शिक्षा शास्त्र हुआ, इन सभी का वीडियो हम एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ईवीएस। ठीक है, खासकर सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी यह वीडियो आपके लिए। सीटेट पेपर 1 का ईवीएस है। ठीक है, सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन आपके लिए हम लेकर आया हूँ, और यह जो है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, और यहाँ से आपको 1, 2, 3 प्रश्न देखने को आपको ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो समाप्त होने पर आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधे की पत्तियां क्यों हरी होती है? तो इसका कारण है पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? तो घास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है तना। आलू का क्या चीज़ उपयुक्त होता है सब्जी में? तना का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है अगला, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो मेहंदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूसलाजर का संबंध किससे है? तो यह है मूसलाजर की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो यह है आम का। अगला प्रश्न है, कुनैन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? तो यह है सिनकोना प्लांट से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीटी कपास क्या है? तो यह एक है ट्रांसजेनिक पौधा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है तो बाह्य दल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती है? तो यह है गाजर, मूली, शकरकंद, ये सभी का जड़ जो है ना खाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसके पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो वह कौन सा पौधा है? तो सरसों। सरसों के पौधे के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेफ्थिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, नेफ्थिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों को और छोटे छोटे जीव को अंदर जो है ना फांस कर खा जाता है। और यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिसे कहते हैं पराग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधा द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, यह है आपका ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो होता ही है परागनों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो यह बदलता है बीज प्रकीर्णन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की तरफ। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो फूल से। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसके राय तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो यह है सरसों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की तरफ। निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? तो यह साबूदाना। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो यह है जिराफ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास में से पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? तो यह है बंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक गाय को स्तनधारी जंतु बताया है क्योंकि यह बच्चा देती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? तो पशुपालन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? तो पोषण, आवास, शारीरिक रचना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं स्कैवेंजर। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखता है? तो यह देखता है काली और सफ़ेद। रात में जागने वाले हर जानवर किस रंगों को देखता है? केवल काली और सफ़ेद को ही देखता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा गर्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो यह है क्लोरोफिल तथा रसधानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? तो कौवा जो है ना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो इसका उत्तर होगा कौवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो यह है मेढक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट को
क्या करता है, खाता है। ठीक है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठा होता है। तो यह क्यों बैठा होता है, क्योंकि बगुला जो है ना भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होता है ना उसको क्या करता है, खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट को क्या करता है, खाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी पौधों संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता है तो यह है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, और यह कब लिखा था, 1859 में। तो इस पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, और यह किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, कब लिखा था, 1859 को। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, और कब लिखा था, 1859 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कहता है आपका, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। वैसा जीव जो बिना दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए लाभ लेता है तो उसको कहते हैं हम सहभोजी जीव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन जैवीय कारक नहीं है, तो यह है प्रस्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 16। निम्न पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो यह है उल्लू। ठीक है, उल्लू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है। यह पक्षी है चील, बाज और गिद्ध। यह पक्षी जो है ना हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। ठीक है, तो कुछ पक्षी ऐसी है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। तो यह पक्षी का नाम है चील, बाज और गिद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जंतुओं में पाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं, तो यह है जलवायु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयुक्त करते हैं, तो यह है आलू, अरबी, प्याज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, तो यह है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधों और जीवों दोनों के उत्पाद को खाता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। वह पौधों और जीवों दोनों के उत्पाद को खाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है, तो यह है सर्वाहारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत जीवों को खाते हैं। ठीक है, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत जीवों को खाता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च डैश बहुलक है, तो यह शर्करा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 से फिर शुरुआत है। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या है, आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दूध
दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है? तो वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी जो है ना दूध में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? तो डी और के का। ठीक है, डी और के का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात जो है ना संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, संतरा। ठीक है, संतरे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है? तो यह विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना हमें सूर्य से मिलता है और यह जो है ना हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला विटामिन है, विटामिन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो यह है थायमीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो यह है विटामिन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दालों में किसकी अधिकता होती है? तो प्रोटीन की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो विटामिन के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर अवयवों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? तो यह विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। यही कार्य है किसका? विटामिन का। हमारे शरीर में क्या करता है? विटामिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था 1995 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। ठीक है, भाप में पकाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है परंतु डैश नहीं रहता है, तो यह सुरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है, यह है सेकना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 10% नियम दिया गया है लिंडमान द्वारा। ठीक है, 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, शहद में है तो शहद में पाया जाता है शर्करा और एंजाइम। शर्करा और एंजाइम। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? तो यह है चावल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? तो यह है सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो यह होता है 10%। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता रहता है? तो यह है सोयाबीन, चना और मक्का। इस समय क्या है? प्रोटीन होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भिंडी में पाया जाता है? तो भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस ये सभी पाया जाता है भिंडी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पके हुए चावल
रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जिसको कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक मेढक एक डिब्बे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, तो यह है नीम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो प्रोटीन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है, तो यह लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, ये क्या है, गैसीय अपशिष्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो यह है शाकाहारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, तो डीपीटी का टीका जो है ना, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनिस के बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पोलियो होता है, तो यह है दूषित जल और भोजन से। दूषित जल और भोजन से क्या होता है, पोलियो नामक बीमारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कोबालामीन है। साइनोकोबालामीन है किस विटामिन का रासायनिक नाम, तो यह विटामिन B12 का। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालिन। साइनोकोबालामीन है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अस्थमा बीमारी है, तो यह सांस से संबंधित है। ठीक है, अस्थमा बीमारी जो है ना, यह सांस से संबंधित बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इस बीमारी की दवाई, किस बीमारी की दवाई, चलिए पढ़ते हैं। इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती है। यह बीमारी है तो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की इलाज जो है ना, दवाई जो है ना, सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है, तो यह है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो है सूखा रोग, इतना याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है, कौन सा रोग है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है आपका पेचिस। पेचिस रोग जो है ना, यह मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है, और इस रोग में क्या होता है, पतले दस्त होता है और खून भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेचिस होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है, तो उस महिला में किस तत्व की कमी है, तो आयोडीन की कमी है। गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है, फूल गया है गला, तो उस महिला में किस तत्व की कमी है, तो आयोडीन की, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, तो यह है कोढ़, निमोनिया, तपेदिक। यह क्या है, जीवाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। यदि किसी के भोजन में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है वो भोजन में, तो उसको क्या होने की चांसेस ज़्यादा होगा, तो मोटापा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है, तो यह है हार्मोनिक असंतुलन। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है, हार्मोनिक असंतुलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना होता है, यह इकाइयाँ कहलाती है अमीनो अम्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो यह है हैजा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने,
किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? तो बेरी से। ठीक है, बेरी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा, तो होगा स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो ये होता है एंजाइम की, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह होता है आमाशय में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म में विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है? तो यह है पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। ये सभी जो है ना विषाणु जनित रोग हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर जो है ना डेंगू रोग का वाहक है। तो इस तरह से दिया हुआ यह 100 क्वेश्चन जो है ना समाप्त हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो ऐसा वीडियो देखने के लिए हम फिर आपके लिए सीटेट का ईवीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस तरह से आपको हम सीटेट की ज़बरदस्त तैयारी के लिए ईवीएस कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत ही